KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 5 खनिज एवं शैल के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के भूपर्पटी के लगभग 98% भाग ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है, जबकि शेष 2% भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से निर्मित। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है और इस प्रकार से टफ ज्वालामुखी, ब्रेसिया, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, ग्रेवो तथा ग्रेनाइट आग्नेय शैलों के उदाहरण। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं और इस प्रकार से खनिजों का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। लेकिन खनिजों में कभी कभी एक तत्वीय खनिज चांदी, तांबा, सोना, सल्फर, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है और इस प्रकार से शैल कठोर या मुलायम एवं विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। भूपर्पटी शैलों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है अब तक भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया तथा उनका नामकरण किया गया। इस प्रकार से आगे है नेक्स्ट पॉइंट लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका आशय है व्यवस्थित होना। आगे है क्रिस्टल का बाह्य रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। यह घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार एवं प्रिज्म आकार का देखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के पिघलने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस चट्टान बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है और इस प्रकार से कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ क्रमशः ठोस, तरल व गैस रूप में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से सिलिका एवं एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है का परिवर्तनीय। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से परिवर्तनीय कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा माइका। और इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से माइका एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा हीरा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्न में से हीरा कठोरतम खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा संगमरमर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से संगमरमर सेल अवसादी नहीं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। और आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, सेल का अर्थ। आर्थर होम्स के शब्दों में सेलें विभिन्न प्रकार के खनिजों का योग होती हैं। कुछ सेलें एक ही खनिज से बनी होती हैं तथा अधिकांश का निर्माण एक से अधिक खनिज से होता है। और इस प्रकार से सेल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांतरित। प्रकार से आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल क्या है? आग्नेय सेल के निर्माण की पद्धति एवं उनके लक्षण बताएं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल अग्नि के समान पिघले हुए पदार्थों के कठोर और शीतलन से बनी सेल आग्नेय सेल है। इसका निर्माण मैग्मा तथा लावा के ठंडा और कठोर होने के फलस्वरूप होता है। हम लोग अगला प्रश्न है, अवसादी सेल का क्या अर्थ है? अवसादी सेल के निर्माण की पद्धति बताएं। आइए देखते हैं। अवसादी सेल। अवसादी सेल मुलायम तथा परतों से बनी भूतल की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। इसका निर्माण जल में या भूतल पर आग्नेय तथा कायांतरित सेलों के टूटे फूटे कणों के एकत्रित होकर कठोर होने से होता है। हम लोग आगे अगला प्रश्न है, शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की सेलों के मध्य क्या संबंध होता है? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, शैली चक्र के अंतर्गत पुरानी सेलें नई सेलों में परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रक्रिया में आग्नेय तथा कायांतरित सेलें अवसादी सेलों में बदल जाती हैं। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, खनिज को निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। और इस प्रकार से खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, परंतु कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। देखेंगे खनिजों के निम्नलिखित प्रकार। आइए देखते हैं। इसमें पहला है फेल्डस्पर। आइए देखते हैं। फेल्डस्पर में सिलिकॉन और ऑक्सीजन
होती है। इनका रंग हल्का क्रीम या गुलाबी होता है। चीनी के बर्तन तथा कांच के उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज रेत, ग्रेफाइट तथा सिलिका क्वार्ट्ज के प्रमुख घटक हैं। यह पानी में अघुलनशील है। यह रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो और रडार में किया जाता है। नेक्स्ट है पाइरॉक्सीन। आइए देखते हैं। पाइरॉक्सीन इस खनिज में एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका का मिश्रण होता है। इस कारण इसका रंग हरा या काला होता है। यह खनिज उल्का पिंड में पाया जाता है। एम्फीबोल। इस खनिज के मुख्य तत्व एल्यूमीनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह तथा मैग्नीशियम है। इसका रंग भी हरा या काला होता है। इसका प्रयोग एस्बेस्टस बनाने में किया जाता है। देखेंगे माइका। अभ्रक में एल्यूमीनियम, लोहा, सिलिका आदि तत्व पाए जाते हैं। यह हरे या काले रंग का होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में आगे हम लोग देखेंगे ऑल्यूवीन। ऑल्यूवीन इस खनिज में मैग्नीशियम, लौह तथा सिलिका के तत्व पाए जाते हैं। यह हरे रंग का क्रिस्टल होता है जिससे इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है भूपृष्ठीय शैलों में प्रमुख प्रकार की शैलों की प्रकृति एवं उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन करें। आप उनमें अंतर स्थापित कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली शैलों को संरचना एवं गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है परतदार शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। पहला है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में हम लोग देखेंगे प्रकृति एवं उत्पत्ति। अग्नि के समान गर्म पिघले हुए पदार्थों द्वारा बनी होने के कारण ही इन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। हमारी पृथ्वी ठोस दशा में आने से पूर्व द्रव दशा से होकर गुजरी थी और सबसे पहले पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ। हम लोग देखेंगे कि इसी कारण इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। भूमिगत मैग्मा अधिक गहराई से धरातल की ओर आने का प्रयास करता है और इस प्रकार से इस प्रयास में मैग्मा भूपर्पटी के भीतर ही विभिन्न स्थानों पर ठंडा होकर जम जाता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट परतदार शैल। आइए देखते हैं इसकी प्रकृति एवं उत्पत्ति। अवसादी शैलों में या कह लीजिए अवसादी शैलों से भूपर्पटी का यद्यपि 5% भाग बना है, लेकिन भूतल के लगभग 75% भाग को ढके हुए है। पुरानी शैलों के टूटने फूटने से बने अवसाद या तलछट नदियों, हिमनदियों, पवनों तथा समुद्री तरंगों द्वारा जल या स्थल पर परतों के रूप में जमकर अवसादी शैलों की रचना करते हैं। अवसाद का निक्षेप परतों में होने के कारण इन शैलों को परतदार शैल भी कहते हैं। से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा है कायांतरित शैल। और कायांतरित शैल की हम लोग प्रकृति एवं उत्पत्ति को समझते हैं। कायांतरित शैलों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी शैलों के गहराई में दब जाने पर गर्मी और दाब के प्रभाव से होती है और इस प्रकार से पृथ्वी के भीतरी भाग में गर्मी
एवं दाब के कारण शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इस प्रकार से इन परिवर्तनों के द्वारा मूल चट्टानों में या तो नए खनिज बन जाते हैं या शैलों की संरचना बदल जाती है और इसी क्रिया को शैलों का कायांतरण कहते हैं। कुछ शैलों का कायांतरण अपेक्षाकृत थोड़े समय में ही हो जाता है, जबकि कुछ शैलों में फिर से जुड़ने या पुनर्क्रिस्टनल से या रवों की पुनर्व्यवस्था से मूल शैलों का मात्र एक ही रूप बदलता है। हम लोग देखेंगे कायांतरित शैल क्या है, इनके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन करें। आइए देखते हैं कायांतरित शैल। कायांतरित शैलों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी शैलों के गहराई में दब जाने पर गर्मी और ताप के प्रभाव से होती है और इस प्रकार से पृथ्वी के भीतरी भाग में गर्मी एवं दाब के कारण शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के द्वारा मूल चट्टानों में या तो नए खनिज बन जाते हैं या शैलों की संरचना बदल जाती है और इसी प्रक्रिया को शैलों का कायांतरण कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कायांतरित शैलों के प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया। आइए देखते हैं कायांतरित शैलें निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है गतिक कायांतरित शैलें। आइए देखते हैं भूगर्भ में कोई ना कोई गति क्रियाशील रहती है। पर्वत निर्माणकारी हलचलों से शैलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती हैं, जिससे दबाव तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। चट्टान पर दबाव बढ़ने से उसका स्लेट में रूपांतरण हो जाता है। आगे है दूसरा है तापीय कायांतरित शैल। आइए देखते हैं ताप संबंधी रूपांतरण में अचानक तापक्रम में वृद्धि से स्पर्श करने वाली शैलें नए गुणों को धारण कर लेती हैं और इस प्रकार से बड़े कणों वाला बलुआ पत्थर पहले द्रवित हो जाती है, फिर संपूर्ण शैल रवेदार क्वार्टजाइट का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार से शुद्ध चूना पत्थर ताप के प्रभाव से सफ़ेद खुरदुरे रवे वाले संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। हम लोग देखेंगे तीसरा है क्षेत्रीय प्रादेशिक कायांतरित शैल। जब किसी पर्वत निर्माण की पेटी में पर्वत निर्माण की गतियां होती हैं तो विस्तृत क्षेत्रों में कायांतरण के सभी कारकों द्वारा मिलकर कार्य करने से प्रादेशिक कायांतरण होता है। शैल या स्लेट के पुनः क्रिस्टलन से इस प्रकार की शिष्ट कायांतरित शैल बन जाती है। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसमें से पहला प्रश्न है निम्न में से कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। पहले का खा उत्तर सही है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खा माने कोयला सही उत्तर है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न में से कार्बनिक पदार्थ कोयला है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में निम्न में से किस खनिज का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का का और दूसरे का इस प्रकार से इसका उत्तर है फेल्डस्पर और इस प्रकार से हम कह सकते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में निम्न में से फेल्डस्पर खनिज का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा। गा माने गंधक। गंधक उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से गंधक धात्विक खनिज नहीं। क्वेश्चन है, इग्नियस निम्न में से किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का घा, लैटिन भाषा में। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इग्नियस निम्न में से लैटिन भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आग्नेय शैल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है पांचवे का घा माने बेसाल्ट। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से बेसाल्ट आग्नेय शैल। इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अंतिम प्रश्न है, ग्रेनाइट निम्न में से किस प्रकार की शैल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है छठे का का, कायांतरित। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्रेनाइट निम्न में से कायांतरित प्रकार की शैल है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।